हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रोटीन? यह है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से वो 3 भाग हैं? एक है लाल रक्तकण यानी आरबीसी, श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो रक्त को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और एक है ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्तकण का निर्माण किस में होता है? तो यह होता है अस्थिमज्जा में। लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर है 20 से 120 दिन। लाल रक्तकण का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्तकण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा में। अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा में। श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्तकण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्तकण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं और श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण होता है मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट है। लाल रक्तकण का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। लाल रक्त का कार्य क्या होता है? इसका कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, यह श्वेत रक्त का कार्य है। श्वेत रक्तकण का कार्य है शरीरों को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है आरबीसी में यानी लाल रक्तकण में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए और बी। ए और बी 2 एंटीजन होते हैं। आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से लाल रक्त कणों की संख्या मापी जाती है। आरबीसी का कब्रगाह क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। लाल रक्त कण की कब्रगाह प्लीहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में और लाल रुधिर कणिकाओं की मृत्यु होती है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमता। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? इसका उत्तर है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? इसका उत्तर है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलेसीमिया रोग में। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनती हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है ल्यूकेमिया। रक्त में अगर डब्ल्यूसी की मात्रा अधिक है तो यह ल्यूकीमिया की स्थिति है। रक्त समूह होते हैं। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो इसका उत्तर है ए बी और ओ। रक्त के 4 समूह हैं। कौन कौन से? ए वर्ग, बी वर्ग और ए बी वर्ग और ओ वर्ग। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला? इसका उत्तर है 1930 में। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। इसका उत्तर है ओ। ओ वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह क्या कहलाता है? यह है एबी। एबी को सर्वग्राही कहते हैं। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? इसका उत्तर है रक्त से। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर व वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी।
रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका है? यह कार्य है वृक्क का। वृक्क यानी किडनी के द्वारा जो है रक्त को शुद्ध किया जाता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है। रक्त परिसंचरण से संबंधित प्रश्न, इससे पहले एक वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? ये प्रश्न है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी का, 1200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। वृक्क से प्रति मिनट कितना औसत रक्त प्रवाह होता है? तो ये होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त परिसंचरण से रिलेटेड प्रश्न है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, रक्त का परिसंचरण करता है हृदय। हृदय रक्त शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? यह होता है 120/80 mm। वायुमंडलीय दाब से यह अधिक होता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब नापा जाता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि के द्वारा? यह एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है एड्रिनल नामक ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है कि घटता है? इसका सही उत्तर है बढ़ता है। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्रश्न अगर है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है इस्कीमिया। मनुष्य शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई होती है कितने फीट होती है? लगभग 22 फीट होती है। आंत की लगभग 22 फुट लंबाई होती है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ना कि बड़ी आंत में होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होते हैं। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? आमाशय यानी पेट से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका उत्तर है पेप्सिन एवं रेनिन। दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो जठर रस कहाँ निकलता है? यह आमाशय में निकलता है और इसमें दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इसका उत्तर है आमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। प्रोटीन से पेप्सिन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर है 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है कौन सा है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? इसका उत्तर है प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, यानी एंजाइम अमीनो अम्ल से बने होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं एंजाइम। एंजाइम का क्या कार्य है? यह जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज, ये क्या हैं? ये सभी एंजाइम हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज, ये सभी एंजाइम हैं। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है कौन सा एंजाइम? यह है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यह है ट्रिप्सिन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में कौन सा एंजाइम बदलता है? यह बदलता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? यह बदलता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। और
एंजाइम यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है। उसके बाद यह है वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज, और ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज, वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज एंजाइम, स्टार्च को शर्करा में बदलता है माइलेज एंजाइम। तो ये प्रश्न हो गए। इसके बाद कुछ अन्य प्रश्न है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर है टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? इसका उत्तर भी है टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लार सहयोग करती है किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग प्रदान करती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यह होता है मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण किसी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यह है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? यौगिक कैल्शियम फास्फेट। मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है कैल्शियम फास्फेट। कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 6। कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? इसका उत्तर है दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। दांत में जो इनेमल पाया जाता है, दांत की शिखर की इनेमल हड्डी, यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 206। लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। फिर इसमें से कुछ हड्डियां जुड़ जुड़ करके लास्ट में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां रह जाती हैं, यानी ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 और वयस्क में होती है 206। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 28। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 28। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी पाई जाती है, यानी 12 दूना 24। 24 पसलियाँ होती हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 639। उपास्थि पाया जाता है। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? यह नाक में पाया जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है? यह है 20। शरीर में 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 65 से 80%। मानव शरीर में 65 से 80% जल की मात्रा होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? यह होता है इनेमल। इनेमल क्या होता है? यह दांत की ऊपरी परत होती है। दांत की ऊपरी परत इनेमल होती है और यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर है उंगली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगलियों में सर्वाधिक होती है हड्डियों की संख्या। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इसका उत्तर है 31।
मनुष्यों में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। 1 मिनट में 16 से 18 बार मनुष्य श्वसन करता है। शिशुओं में श्वसन दर होती है 44 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 44 बार श्वसन करते हैं शिशु, और मनुष्य 16 से 18 बार। पैर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? इसका उत्तर है 60। पैर में हड्डियों की संख्या होती है 60। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है किस प्रोटीन से? केराटिन नामक प्रोटीन से। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है 20। 20 शुरुआत के दांत हैं, दूध के दांत बोलते हैं इनको। ये 2 बार विकसित होते हैं। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन से हैं? यह है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का यही पर अंत होता है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।